हमने देखा कि अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित हैं, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास में जो साधन हैं वो क्या है, सीमित हैं। और सीमित ही नहीं बल्कि साथ में क्या है कि इन साधनों का जो है हम लोग अल्टरनेटिव तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यानी एक से अधिक जगह पर उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो मनी है, पैसा है, उसको हम लोग एक से अधिक जगह पर लगा सकते हैं। तो हमें सोचना पड़ता है कि हम लोग कहां पर लगाएं जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता मिले। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि हम लोग क्या करें जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारा कल्याण हो। तो चयन की समस्या आती है। तो चयन क्या करें, चयन में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये भी क्या आती है, समस्याएं आती है हमारे पास में, चयन की समस्याएं कि क्या पैदा करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का उत्पादन करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो। तो पैदा कौन करता है, प्रोड्यूसर पैदा करता है। तो प्रोड्यूसर्स भी क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं कम से कम संसाधन लगा करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उसके बाद में आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, जो भी मैंने डिस्कस किया कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ कैसे पैदा करें, मतलब कैपिटल प्रधान वस्तुएं बनाएं या फिर लेबर प्रधान वस्तुएं बनाएं, यानी जिसमें लेबर का ज्यादा यूज हो वो वस्तुएं बनाएं या जिसमें कैपिटल का ज्यादा यूज हो वो वस्तुएं बनाएं। इस विषय में सोचना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, जो उसके पास में उपलब्ध होगा उसी का लगाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें वो सोचेगा कि मेरे को ज्यादा लाभ किससे मिलेगा, किस वस्तु के बनाने से मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, तो उसी वस्तु को बनाएगा, चाहे वो हमारा कैपिटल इंसेंटिव ही क्यों ना हो, यानी पूंजी प्रदान वस्तु क्यों ना हो, वो वही बनाएगा जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, लेबर के द्वारा बनाए, मतलब लेबर प्रदान बनाए, या फिर मतलब कैपिटल प्रदान बनाए, या फिर इसको कह सकते हैं कि लेबर इंसेंटिव या फिर कैपिटल इंसेंटिव। ठीक है, किसके लिए बनाए, तो वो प्रॉफिट कहां पर प्राप्त करेगा, जहां पर उसका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, यानी 100% यूजेबल भी हो, 100% रिपीटेबल भी हो, 100% कंज्यूमेबल भी हो। जहां पर प्रोडक्ट को यूज करने वालों की संख्या ज्यादा होगी वो उसको प्रेफर करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें नमक की, बात करें नमक को टाटा बनाता है, टाटा नमक बनाता है तो उसको मतलब पूरी पब्लिक यूज करती है, पूरी दुनिया यूज करती है। ठीक है, तो उसमें उसको ज्यादा बेनिफिट है। दूसरी तरफ टाटा जो है ट्रक भी बनाता है, तो जो ट्रक है उसको बहुत ही लिमिटेड लोग यूज करते हैं, बहुत ही मतलब चुनिंदा लोग यूज करते हैं ट्रक को, क्योंकि एक बार ले लिया और वो बार बार चलता रहता है, मतलब सदियों तक चलता रहता है। एक ट्रक क्या पता 100 साल तक चल जाए। ठीक है, लेकिन नमक जो होता है वो हर रोज यूज होता है और उसके बाद में हफ्ते में 10 दिन में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रिपीटेबल भी है, कंज्यूमेबल भी है, अफोर्डेबल भी है। ठीक है, तो ये चीज जो है प्रोड्यूसर सोचता है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। तो वो पब्लिक को ही तो देखता है, पब्लिक को देखता है ना, और पब्लिक में भी वो देखता है कि ज्यादा यूज कौन करेगा, तो वो उस चीज के बारे में भी सोचता है, चयन करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वही बनता है जो 100% यूजेबल होता है, यानी जो 100% लोग जो है उसको यूज करें, 100% जो उसको कंज्यूम करें, बार बार करें, और वो जो है ना प्रोडक्ट जो बनाएगा वो लोगों की पहुंच में हो, यानी कि 100% जो ना अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चयन करता है वस्तुओं का, जब वो बनाता है, प्रोड्यूसर बनाता है तो इस प्रकार से वो चयन करता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है ये वाला कि क्या है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग इन्हीं बातों का अध्ययन करते हैं, इन्हीं समस्याओं का चयन करके जो है ना इन समस्याओं का समाधान करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। रैगनर फ्रीज ने 1933 में सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, एक हुआ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हुआ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है पूरा वृत्त होता है। ठीक है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं और इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि परिवार, फर्म, उद्योग।
व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यष्टि की बात करते हैं, मतलब एक छोटे स्तर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत समूह का, या फिर मतलब परिवार का, या फिर उद्योग का, इन बातों का हम लोग करते हैं अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी छोटे स्तर पर। ठीक है, छोटे स्तर पर जो अध्ययन होता है वो माइक्रो स्तर पर होता है, और जो बड़े स्तर पर होता है जिसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है, बड़े स्तर पर जो है अध्ययन होता है। बड़े स्तर पर अध्ययन क्या होता है, समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, पूरी अर्थव्यवस्था, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, या फिर समूह है, उनका अध्ययन होता है। तो इनका अध्ययन के लिए हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, इसके अंदर राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, मुद्रास्फीति है, कीमत स्तर है, इन बातों का अध्ययन जो है हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इन बातों का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित, रोजगार से संबंधित, और मुद्रास्फीति और कीमत स्तर से संबंधित। तो ये अध्ययन हुआ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये अध्ययन हुआ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो के अंदर क्या है, परिवार है, फर्म है और उद्योग है, इन बातों का अध्ययन हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। इसकी जो डेफिनेशंस की बात करें, डेफिनेशंस यानी जो इसकी परिभाषा है वो भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने लिखी हुई है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर बोल्डिंग ने माइक्रो की भी डेफिनेशन दी है और मैक्रो की भी दी है। तो मैक्रो के बारे में बोल्डिंग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के अंदर विशेष फर्मों, यानी जो विशेष फर्म है, हमारी यूनिट है, इकाई है, परिवार है, व्यक्तिगत कीमतें हैं, मजदूरी है, आय है, व्यक्तिगत उद्योगों या फिर विशेष वस्तुओं का अध्ययन शामिल होता है। बात वही है जो हमने पहले की है परिचय के अंदर, लेकिन इसने जो है डेफिनेशंस के अंदर डाल दिया, जो हमें लिखनी पड़ती है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस के अंदर आप लिख सकते हैं बोल्डिंग के अनुसार विशेष फर्म, विशेष परिवार, व्यक्तिगत कीमतें, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों और विशेष वस्तुओं का अध्ययन इसके अंदर शामिल होता है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस दी है बोल्डिंग ने, वो क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जो अर्थशास्त्र के कुल औसतों और कुल समूहों का अध्ययन करता है। तो इसमें हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो इसका अलगाव किया है वो रेगनर फ्रीस ने किया है। सबसे पहले ये बात अपने को याद रखनी है, आ जाता है प्रश्न के अंदर, जीके के अंदर भी आ जाता है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो अलगाव किया या दो भागों में बांटा, वो किसने बांटा, रेगनर फ्रीस ने बांटा। कब बांटा, वो 1933 में बांटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसके बाद में हम लोग करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए।